आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। अगर बच्चे थोड़े शांत हो जाएंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे हम। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि झांसी में आपने इतना बड़ा आयोजन रखा है और ये पहली बार नहीं है। मुझे पता चला है कि पिछले 6-7 साल से आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं झांसी के सभी साथियों को जो यहाँ पर लगातार इतने वर्षों से आयोजन कर रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे आपने इस मुहिम से जोड़ा और संवाद का एक अवसर उपलब्ध कराया, आपसे बातचीत करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। मेरे लिए ये निश्चित तौर पर एक गर्व का विषय है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई खास काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग, मेरा पूरा समाज मुझे इतना प्यार देता है, तो जरूर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप सब लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा रही है। आज हमारे समाज में इस तरह के आयोजन जगह जगह पर किए जा रहे हैं और मेरी स्थिति ऐसी है कि एक ये रविवार का दिन होता है जो परिवार के साथ बिताने के लिए हम रखते हैं, बाकी दिन तो काम ही करते रहते हैं और मेरे ऊपर इतना दबाव होता है कि आपको तो आना ही पड़ेगा। अभी यहाँ आपके साथ बैठा हुआ था, भीलवाड़ा से फोन आ गया और कि हम कमेटी के 100 लोग बैठे हुए हैं और आपसे हाँ चाहते हैं, अभी हाँ करो 23 तारीख के लिए। तो मेरे ऊपर इतना दबाव होता है, लेकिन आपका स्नेह है तो मैं निभाने की कोशिश करता हूं कि जब भी समाज की बात आए तो उसमें पीछे ना हटूं, जो मुझसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश करूं। जो इस तरह के आयोजन है वो निश्चित तौर पर एक नई चीज है और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक और चीज हमारे समाज में घटित हो रही है। आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में कई जगहों पर महापंचायतें आयोजित की गई हैं और लगातार की जा रही है। खासतौर पर रौंसी और करीरी वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद एक के बाद एक महापंचायतें आयोजित की जा रही है। ये दोनों चीजें, जो महापंचायतें आयोजित हो रही है और इस तरह के स्नेह मिलन समारोह हो रहे हैं, ये दोनों चीजें, इन दोनों में एक बात कॉमन है। वो बात है कि हमारे समाज में एक तरह की सामूहिकता है, एक तरह की सामाजिकता है, एक तरह की एकजुटता है कि हम अभी व्यक्ति केंद्रित समूह नहीं बने हैं। हमारे यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा समाज है और यही हमारी आदिवासियत की पहचान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, चाहे महापंचायत कर रहे हैं, चाहे स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं, तो हमारी आदिवासियत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल किसके माध्यम से उठ रहे हैं? सवाल सरकार के माध्यम से, सवाल न्यायालय के माध्यम से। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक फैसला आया और कहा गया कि SC/ST में आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ समूह आगे चले गए हैं, उनकी परिभाषा में वो क्रीम बन गए हैं, तो उनको इससे बाहर करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि SC/ST से क्रीमी लेयर को बाहर करो, SC/ST से कुछ समुदायों को बाहर करो। तो ये वो दौर है जब एक तरफ न्यायालयों के माध्यम से, और सिर्फ न्यायालय उसमें शामिल नहीं है, उसमें सरकार भी शामिल है। जब न्यायालय ऐसी वकालत कर रहे हैं, ऐसे फैसले दे रहे हैं, तो सरकार के वकील वहां पर न्यायालय के फैसले के साथ खड़े हैं, बल्कि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल और दूसरे
अधिवक्ता इस तरह के फैसले के लिए न्यायालय को मजबूर कर रहे हैं। कई राज्यों में ये फैसला लागू किया जा चुका है, अब राजस्थान की बारी है। और अगर राजस्थान फैसले करना है तो कि हम सब की ये एकजुटता इसमें काम आएगी। अगर इस तरह के फैसलों का सामना करना है, पहले हमको अपनी आदिवासियत को बचाना होगा, फिर एकजुटता के साथ इस तरह के फैसलों के खिलाफ में खड़े होना होगा। जैसा आपने SC/ST एक्ट के मसले पर एकजुटता दिखाई, आपको याद होगा कि 2017-18 में सरकार ने एक फैसला लिया कि SC/ST एक्ट में जो गिरफ्तारी होती है वो नहीं होगी और उस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हुई। लेकिन पूरे देश के दलितों ने और आदिवासियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया और सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा। यह हमारी एकजुटता का परिणाम है कि सरकार को और न्यायालय को उसके आगे झुकना पड़ा। इस एकजुटता के लिए मैं आपका सलाम करता हूं कि आपने वो एकजुटता दिखाई। जहां पर भी जो जिस भी जगह पर मौजूद थे वहां पर उन्होंने वो एकजुटता दिखाई और सरकार को झुकाया। लेकिन ये सरकार बहुत बदमाश है, बीच बीच में आपकी एकजुटता की परीक्षा लेती रहती है कि आप अभी तक एकजुट हैं या नहीं है, आपकी एकजुटता टूट गई या बची हुई है, SC/ST साथ में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इसलिए मित्रों, इस सवाल पर हमको बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि सरकार और न्यायालय हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपने आरक्षण का लाभ ले लिया, अब आपको आवश्यकता नहीं है, आप अगड़े हो गए हैं। जब ये सवाल मुझसे एक लाइव शो में आज तक में पूछा गया कि मीणा तो इतने आगे पहुंच गए हैं और उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है, तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ कितने मीणा वाइस चांसलर हैं, कुलपति, विश्वविद्यालयों के कितने कुलपति मीणा हैं? एक भी नहीं। देश के बिलियनियर्स में कितने मीणा हैं? जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, अगर उनमें 1000 2000 की सूची भी बनाए, उनमें कोई मीणा नहीं है। देश के कितने सुप्रीम कोर्ट के जज मीणा हैं? मेरे ख्याल से कोई भी आज तक नहीं हुआ है। देश में हाई कोर्ट के कितने जज या चीफ जस्टिस वो मीणा है? कोई भी नहीं। फिर कैसा क्रीमी लेयर आ गया भाई? कैसे आप ये कह रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ गए हैं? और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। मीडिया में हमारे लोग बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे एक सर्वे हुआ था करीब 20 साल पहले, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि SC/ST और OBC की कुल भागीदारी कितनी है। तो सर्वे में परिणाम आया कि तीनों जोड़ करके 1% से भी कम है। आप सोचिए कि जिनकी जनसंख्या 85%, 85%, 85% से ज्यादा है, उनकी मीडिया में भागीदारी 1% से भी कम है। अब मान लीजिए 20 साल में 2-3% हो गई होगी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि छोटे छोटे पदों पर कुछ संवाददाता, कुछ छोटे पत्रकार हमारे समाज के, कुछ दलित समाज के, कुछ OBC समाज के मीडिया में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने वाली जगहों पर हमारे समाज के लोग नहीं हैं। तो जब भी कोई हमसे ये सवाल पूछे, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, और खास तौर पे आपको अपने बच्चों को इस बात के लिए सवाल का जवाब देने के लिए तैयार करना है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जानते, उन्होंने कभी वो स्थितियां नहीं देखी, वो हमारा इतिहास नहीं जानते। तो उनसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे पापा भी इसी में काम करते हैं, हमारे पापा भी इसी में काम करते हैं, तुमको रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है, या तुमको कोई विशेष लाभ क्यों चाहिए, तो हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आप में से अधिकांश लोगों के बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसा सवाल है और इसका क्या जवाब देना है। हम कैसे अलग हैं, हमारा इतिहास कैसे अलग है, हमारी संस्कृति कैसे अलग है, उस बात को हमको समझना है और आने वाली पीढ़ी को समझाना है। और इस तरह के कार्यक्रम इस बात के लिए एक अच्छा मंच हो सकते हैं, जब हम आने वाली पीढ़ी को समझाएं और साथ साथ में खुद भी समझें। क्योंकि खुद बहुत सारे हमारे मन में गलत फहमियां होती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। उन कंफ्यूजन्स को हमको दूर करना है। कैसे दूर करना है? आपस में बात करके दूर करना है। खास तौर पर इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है। इन महिलाओं के लिए ताली बजाई जानी चाहिए।
कल महिला दिवस था और आज इतनी बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बच्चों को साथ सबसे ज्यादा वक्त महिलाएं बिताती हैं। तो बच्चे कैसे बनेंगे? एक बच्चे ने यहाँ पे एक स्पीच दिया, बड़ा अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छी ढंग से, इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही। ऐसे ही अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन उसने एक बात कही कि हमारी मम्मी जो करेंगे हम वो सीखेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिलाएं अपने बच्चों को अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगी तो वो बच्चे निश्चित तौर पे अपने समाज से जुड़े रहेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे ही शादी हुई, ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है कि वो निजी संपत्ति पर केंद्रित हो जाते हैं। निजी संपत्ति, हमारे पास और प्लॉट होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, बहुत सारे गहने होने चाहिए। बूढ़े माँ बाप है कि माँ बाप ने क्या किया है वो तो उनको तो नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि माँ बाप ने क्या किया है। आपके माँ बाप भी महत्वपूर्ण है, यानी आपकी पत्नी के माँ बाप भी महत्वपूर्ण है और आपके भी महत्वपूर्ण है। दोनों को बराबर सम्मान दें, उनको दरकिनार ना करें। और कोई भी पति या पत्नी अगर कोई सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, आजकल बहुत सारी महिलाएं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, खासतौर पर राजस्थान में तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम होते हैं जहां पर महिलाओं की बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होती है। अगर कोई महिला सक्रिय है, कोई पुरुष सक्रिय है, तो उसका सहयोग करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका पति या पत्नी कुछ परिवार में समय नहीं दे पा रहे इस वजह से, तो थोड़ा टॉलरेट करें, क्योंकि बाहर की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों की नहीं है। अब महिलाएं बराबर की पढ़ी लिखी हैं, तो वो भी अगर समाज के निर्माण में कोई योगदान देना चाहती हैं तो उनको साथ में लीजिए। उनके पास बड़ी महत्वपूर्ण राय होती है। और मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ा सा इस मामले में पुरुषों का सहयोग कीजिए और समाज के साथ जुड़ने में सहयोग कीजिए। खास तौर पर जब विवाह होने के बाद में आप सिर्फ पति पत्नी नहीं है, विवाह एक सामाजिक समझौता है जिसमें पूरा समाज भी हमारे साथ में है और समाज से हमें आने वाली पीढ़ियों को जोड़ना है, अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे जब अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ उठे बैठे गांव जाए तो उनको कोई हीनता बोध ना हो, उनको ये ना लगे कि ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। ठीक है, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी पृष्ठभूमि यही है। उस पृष्ठभूमि को हमें समझना है और स्वीकार करना है, आने वाली पीढ़ियों को बताना है। उस पृष्ठभूमि पर ना कोई शर्म करने की जरूरत है, ना उसको छिपाने की जरूरत है। हम में से अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि क्या है कि हम सब किसान परिवारों से आए हैं, या तो पहली पीढ़ी पढ़ रही है या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है। ज्यादातर लोग वो पहली पीढ़ी में बाहर निकले हैं, या ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग हैं जो जिनके पिताजी भी पढ़े लिखे हैं और वो दूसरी पीढ़ी जो पढ़ करके जॉब में आई है और या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन सबकी पृष्ठभूमि समान है। 90% लोग किसान पृष्ठभूमि के हैं, 90% लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। आज देश में जितने हमारे समाज के IAS अधिकारी हैं, उन सब सीनियर लोगों को देख लीजिए आप, सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, सब किसान परिवारों के हैं, सब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि वो IAS बन गए और देश में उनका नाम है, पूरे समाज को उन पर गर्व है। तो वो एक चीज है शिक्षा, जो हमको बदल सकती है। शिक्षा और हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के रास्ते में जो बाधा है वो कई बार हमारी पृष्ठभूमि, जो हमारा किसान बैकग्राउंड है या हमारा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, वो हमारे लिए एक हीनता बोध का काम करता है। कई बार हमको लगने लगता है कि अरे यार, मेरे पिताजी तो इतने देखो अनपढ़ हैं, या वो तो किसान हैं, उन्होंने तो मुझे कभी होमवर्क भी नहीं कराया, वो पढ़ना भी नहीं जानते, मैं कैसे इस शहर के बच्चे से या इंग्लिश मीडियम के साथ में कोई प्रतियोगिता कर सकूंगा या कर सकूंगी। मित्रों, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो आपकी किसान पृष्ठभूमि है या आपकी हिंदी मीडियम की पृष्ठभूमि है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी मजबूती है, ये आपका संघर्ष का इतिहास आपको याद दिलाती है।
आप सोचिए कि एक किसान की तुलना में एक मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपके सबके जॉब का मैं सम्मान करता हूँ। आप ज्यादातर लोग रेलवे में काम करते हैं या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो मैंने पाया है कि एक किसान की तुलना में हम किसी भी ऑफिस में हो हम कम मेहनत करते हैं, एक किसान ज्यादा मेहनत करता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है, और उसके बदले में उसको उतना कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन दिन रात अपने परिवार के लिए वो लगा रहता है। तो जब हम इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परिवार अपने बच्चों को पढ़ा करके बाहर भेज सकते हैं, तो उस पृष्ठभूमि पे गर्व करना चाहिए या शर्म करनी चाहिए? मेरे ख्याल से उस पर हमको गर्व करना चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं बीए के दिनों में गांव में रहता था और वहीं से मैंने परीक्षा दी, तो भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, घर में मैं बचा, तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि भैंस चराने का काम करोगे, क्योंकि परीक्षाएं वहां तो ये मानते थे कि परीक्षाएं देने जाओ, बाकी तो बीए में पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। मैं भैंस चरा रहा था और मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए गया, इतने में भैंस किसी के बाजरे में गई। अब वहां पर मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि देखो, अब सोचो, तुम समझो इस बात को कि खेती करना आसान है या पढ़ना आसान है। उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि पढ़ना बहुत आसान है, एक कुर्सी टेबल पे बैठ करके या चटाई पे बैठ करके एक किताब ही तो लेकर के बैठना है, कितना आसान है वो। आप देखिए कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसकी तुलना में पढ़ाई करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारी पृष्ठभूमि हमारी ताकत है, उस पृष्ठभूमि से हमें संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। हमारे माँ बाप का संघर्ष, आज हमें से बहुत सारे लोग खुशकिस्मत है कि उनके माँ पिता हैं और उनकी सफलताओं को देख पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं अपने गांव से जेएनयू में मेरा एडमिशन हुआ सन 2001 में, मैं पढ़ने के लिए आया, जो देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, तो वो दिन देखने के लिए मेरे पिताजी जीवित नहीं रहे। बीए की परीक्षा के दिनों में वो गुजर गए। जब मैं उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना तो मेरी माँ तो जीवित थी, लेकिन 2-3 साल बाद उनका भी निधन हो गया। जो सुख सुविधाएं या मेरी सफलताओं को वो देख सकते थे, वो नहीं देख पाए। लेकिन आप सबके माँ बाप जीवित हैं, आप उनको कम से कम अपनी सफलताओं का, उनके संघर्ष का जो संघर्ष उन्होंने किया और उसके बदले में आपको सफलताएं मिली, उस संघर्ष की सफलताओं का एहसास कराएं कि उनका संघर्ष किस तरह से रंग लाया है और आप कहां पहुंच गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग कई बार विवाह की वजह से, कई बार आपसी भाइयों के विवाद की वजह से अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीछे छूट गए हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, आपके परिवार के दूसरे लोग हैं, गांव के दूसरे बच्चे हैं, आपसे जूनियर बच्चे हैं, उन सब के साथ खड़े हों, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें और खास तौर पे अपने माँ बाप को इन सफलताओं के लिए हमेशा श्रेय दें, उनका हमेशा सम्मान करें। और अगर वो आपके साथ यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो समय समय पर उनसे मिलने के लिए जाएं। उनको क्या तो तकलीफें हैं, उन तकलीफों को में उनकी मदद करें, उनके साथ में खड़े हों, बाहर पे जरूर जाएं। ये हमारी सफलताएं, तभी उनमें मिठास आएगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे समाज में, जिनके पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, जिनके पास में बहुत सारे प्लॉट और फ्लैट है, लेकिन वो ना समाज के हैं ना परिवार के हैं, और एक दिन समाज और परिवार भी उनको त्याग देगा। अगर आप परिवार और समाज के नहीं हुए तो ये समाज भी आपकी बहुत दिन तक इज्जत नहीं करेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब पद पे होते हैं उनसे कोई मिलने के लिए जाता है, पर्ची भेजता है तो कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, हमेशा बिजी मिलते हैं और कोई मदद भी नहीं करते। लेकिन जब रिटायरमेंट करीब आता है तो उनको लगता है अच्छा गंगापुर से, सपोटरा से, टोडाभीम से कहीं से टिकट मिल जाए तो चलो अब समाज के बीच जाते हैं, समाज के कार्यक्रमों में जाने लगते हैं। और अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या होता है कि किसी तरह टिकट मिल जाए और हम विधानसभा में या लोकसभा में पहुंच जाएं। तो ऐसे लोगों को कभी समाज अंगीकार नहीं करता। जो अपने जॉब में रहते हुए समाज के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को समाज बाद में सम्मान देता है, चाहे आप छोटे पद पर हैं या बड़े पद पर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के साथ खड़े हों और जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेकर के आए। एक और दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है।
हमारे गांव में हर तरफ आजकल नशे की लत, वो छोटे बच्चे ने इस बारे में बोला, बहुत बुराइयां हैं। उन बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई आज मेरे ख्याल से जो मीणा बहुल क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि नई पीढ़ी नशे की चपेट में आ गई है। नशा वो सामान्य नशा नहीं कि कोई छोटी मोटी शराब पी ली, स्मैक ले रहे हैं और बहुत सारे दूसरे नशे। उस नशे से हमको इस आने वाली पीढ़ी को बचाना है। उस नशे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है, रोजगार के अवसर लगातार सिमटते चले जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने वीडियो देखा, जालौर में रानीवाड़ा नाम का एक जगह, एक तहसील है, वहां पे एक कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर किरोड़ी लाल भी उसमें थे, मैं भी था, तो मैंने वहां भी ये बात कही और यहाँ पर भी ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे मंचों पर, वहां किरोड़ी लाल जी के सामने कहा कोई नेता हो, तो किरोड़ी लाल जी थे, तो मैंने कहा कि देखिए हमारे युवा इसलिए नशे की चपेट में आ रहे हैं कि उनको कोई, जितना उन्होंने पढ़ा है उसके अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और इसके लिए हमको क्या काम करने की जरूरत है? एक तो लोगों के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, अब हमको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा। हम चाहें या ना चाहें, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो जयपुर में रह करके, दिल्ली में रह करके या कहीं और रह करके तैयारी कर रहे हैं, कोटा में रह करके, उन सबको ये बात समझाने की आवश्यकता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि जिनको सरकारी मिल जाए वो सरकारी के लिए कोशिश करें, लेकिन जिनको ना मिले वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भाग्य आजमाएं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो नेताओं के लिए जरूरी है कि उनको ये काम करने की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो। तो जब भी आप आने वाले समय में कोई प्रोग्राम करें, समाज के किसी नेता को बुलाएं, तो उनसे जरूर कहें कि आप संसद में या विधानसभा में इस सवाल को उठाइए कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। सिर्फ 20% नौकरियां सरकारी क्षेत्र में बची हुई है। उन 20% में से भी बहुत सारी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लिए जाते हैं। कहीं अस्थायी तौर पे नियुक्ति होती है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्ति होती है, या कुछ और नाम उसको दे दिया जाता है और अल्टीमेटली हमारी नौकरियों को कम किया जा रहा है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि वो विधानसभा और लोकसभा में इस सवाल को उठाएं, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से भी तैयार करें। आजकल देखिए, मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा, सरकार ने भी एक योजना लागू की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, लेकिन एक स्किल डेवलपमेंट का युग है कि हम अपने अंदर कितना कौशल विकसित कर सकते हैं। कौशल कैसे विकसित करेंगे? यानी हमको सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की किताबें वही पढ़नी है, बल्कि और कुछ भी आना चाहिए। कल्पना करिए कि हमको जॉब नहीं मिल पाता, हमारे छोटे भाई बहन को जॉब नहीं मिल पाता, तो उनके बारे में सोचिए कि वो क्या कर सकते हैं। और ये डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी रुचि को हमको जानना चाहिए कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है। अगर किसी की वीडियो बनाने में रुचि है, जैसे मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाने में आजकल देखते हैं, ध्रुव राठी को देखते हैं, रवीश कुमार को देखते हैं, या और किसी यूट्यूबर को देखते हैं, और उनको लगता है हम भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो किसी की वीडियो बनाने में रुचि है तो वो वीडियो बनाए, किसी की कोई और लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में, या किसी और उद्योग में रुचि है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे युवा हैं जो नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं, और हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमारे समाज में क्या बीमारी हो गई है कि जो दहेज की बीमारी है वो नशे के साथ में जुड़ी हुई एक बीमारी है, कि जो लोग सरकारी नौकरियों में सफल नहीं है उनकी शादियां बड़ी मुश्किल हो गई है। हर कोई सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहता है, और सरकारी नौकरी चाहे गैंगमैन की हो, चपरासी की हो, लेकिन सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के प्रति हमारे मन में सम्मान भाव नहीं है। और दूसरा, सरकारी नौकरी के माध्यम से ज्यादातर लोग दहेज ऐंठना चाहते हैं, वो लड़की वालों से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आप में से ज्यादातर लोगों के पास बेटियां भी होंगी, आप खुद सोचिए कि ये दहेज की बीमारी आखिर समाज को कहां ले जाएगी,
किस गर्त में ले जाएगी। एक तरफ इससे बहुत सारे गरीब लोग तबाह हो गए, जो पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं उनके पास में किसी के पास 1 नंबर की कमाई है, किसी के पास 2 नंबर की कमाई है और बहुत बड़ा बड़ा दहेज दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अच्छा जो गरीब आदमी है उसके लिए आपने कंपटीशन खड़ा कर दिया कि अच्छा अगर स्कूल टीचर से शादी करनी है तो इतने लाख रुपए होने चाहिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आपने तो अपनी नौकरी से कमा लिए, कुछ 2 नंबर से कमा लिए। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके पास तो यही रास्ता बचा है कि वो अपनी जमीन बेच दे। तो आप खुद जो बेटियों के पिता है या जो बेटियों के पिता नहीं है, संवेदनशील इंसान है, इस बात को समझें कि ये दहेज बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे समाज को गर्त में ले जा रही है। जब एक तरफ आप कहते हो हम तो आदिवासी हैं और दूसरी तरफ आप लाखों करोड़ों में दहेज दे रहे हो, तो दूसरे समाज के लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये कैसे आदिवासी है। लोग कहते हैं तो नकली आदिवासी है। तो आप चाहते हो कि आपके समाज के ऊपर सवाल उठे तो आप ये सब करते रहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप पूरी डिग्निटी के साथ में, पूरी गरिमा के साथ जिएं और बेटी वालों के दर्द को भी समझें, तो इस दहेज की बीमारी को उखाड़ फेंकिए। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि जो महापंचायतें हो रही है, महापंचायतों में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं और ज्यादातर महापंचायतों में क्या लिखा जा रहा है उसमें जो उनके नियम बन रहे हैं, और सारी बातें सही है। दहेज के बारे में लिखते हैं कि खुले में ना लें। ये क्या बात हुई भाई? यानी चोरी करो लेकिन छिप करके करो, ये तो घूस लेने की बात हुई। तो मैं ये समझता हूं कि आप में से जो लोग घूसखोर हैं या घूसखोरी का समर्थन है वो इस तरह के रेजोल्यूशन का समर्थन कर सकते हैं, और जो लोग ईमानदार हैं और जो चाहते हैं कि आपके बच्चे ईमानदार बने और अपनी इज्जत के साथ जिए, वो आज ही ये प्रण करेंगे कि मैं ना दहेज लूंगा ना दहेज दूंगा। ये छिपकर के लेने का बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा FD करवा दो हमारे नाम से, ये प्लॉट दे दो हमारे नाम से। अरे कोई जब इस तरह की बात करें तो मेरे ख्याल से उसके साथ में बात ही मत करो कि हमें तुम्हारे घर में शादी नहीं करनी। फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। इसकी चिंता मत करिए, हमारा समाज बहुत बड़ा है। आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इन सब के भी बच्चे बड़े होंगे और आगे एक इसी तरह का समारोह हम आपस में युवक युवती परिचय सम्मेलन करेंगे और अच्छे साथी चुनने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जो अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं वहां पर अगर आपके बच्ची ने कोई अच्छा साथी चुन लिया है तो मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सावधान बनिए और अपने और बच्चे या बच्ची के साथ में खड़े हो जाइए। उसने जो साथी चुना है उससे अच्छा उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन आप चाहें ना चाहें ये हमारे समाज में होने वाला है, दुनिया के हर समाज में हो चुका है। जिन समाजों में नहीं हुआ उनमें होगा। आपकी रजामंदी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो अपने आप ये कर ही लेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सहमति दें, अपने बच्चे के साथ खड़े हों, अपने बच्चों से दोस्ती का एक रिश्ता रखें कि जब वो अगर किसी के साथ कोई किसी रिश्ते में है तो आपके साथ में शेयर कर सके कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है। और उसमें ठीक है कि आपको अपने समाज के लोग चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा बच्ची समाज से बाहर भी जाता है तो उसको भी, हालांकि हमारे समाज में ऐसी खाप पंचायतों जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी उदारता के साथ में आप बर्ताव कीजिए। वो आपका बच्चा है और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ सकता है। इसलिए इन सब विषयों पर हमको थोड़ा उदार होने की जरूरत है और इस तरह के जो सम्मेलन है उसको आप आगे परिचय के सम्मेलन के, देखो इतने लोग आए हैं, सब एक दूसरे से परिचित होंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि हम जब कोई मुसीबत में होगा तो उसके साथ खड़े होंगे। हमें बहुत सारे अच्छे संबंध जानने को मिलेंगे। किसी के छोटे भाई बहन है, उनको पता चलेगा अच्छा ये लड़का भी है, ये लड़की भी है, इसकी नई जॉब लगी है या जॉब नहीं भी लगी है। हमने जो शर्त निर्धारित कर दी है कि जॉब होगी वही बच्चा अच्छा है या वही बच्ची अच्छी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में घुस करके देखिए आप, जो बहुत जिनकी सैलरी 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना है, उनके घरों में देखिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सफल तो बहुत है, उनके पापा भी IAS है, बेटा भी IAS है, IPS है, बेटी भी IPS है, लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ऐसे सफलता की तुलना में गरीब लोग भले हैं। अच्छा व्यक्ति ढूंढिए,
अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा व्यक्ति ढूंढिए। और अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? उसका परिवार अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, और एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को जानने का मौका दीजिए। ये हड़बड़ी मत करिए। जो करीरी वाली घटना हुई वो क्यों हुई? वो घटना इसलिए हुई कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। भाई देखने के लिए जा रहे हैं, बहन देखने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, पहले लड़का लड़की का परिचय होना चाहिए और दोनों कम से कम बुनियादी रूप से एक दो बार बात कर लें, ये समझ लें कि उनके परिवारों की पृष्ठभूमि एक दूसरे से बहुत अलग तो नहीं है, उनके बातचीत व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग तो नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि जनरली जो लड़के, किसानों के लड़के सफल होते हैं, किसानों के लड़कों की जॉब हो गई, तुरंत नौकरी वाले उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं अपनी बेटियों के लिए। तो जो नौकरी वाले हैं और जो किसान है, दोनों में एक पीढ़ी का फर्क आ गया। जो एक पीढ़ी का फर्क है, इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं। आप उन घरों के अंदर घुसकर देखिए, एक बच्चा है जो बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो वही किसान माँ बाप है, उसके संस्कार वही है। और दूसरी तरफ एक बच्ची है जो किसी अधिकारी की बेटी है। तो जो अधिकारी के घर में पली बड़ी है, उसके मूल्य और संस्कार भिन्न है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसके संस्कार भिन्न है, उसकी चॉइसेस, उसकी खुशियां, उसके दुख वो भिन्न है, उसका सर्कल भिन्न है। और जब इस तरह के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ में शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब किसान को भी लगता है कि अरे इतने बड़े अधिकारी की तरफ से रिश्ता आया है तो मुझे मान लेना चाहिए इसको। और जब वो शादी कर, कई बार दहेज के लालच में शादी कर लेते हैं कि अच्छा ये फला लड़की के पिता तो ये इतने बड़े अधिकारी हैं तो इतने लाख तो दे ही देंगे, किसी न किसी लालच में फंस जाते हैं और बाद में लड़का लड़की दोनों का जीवन तबाह हो जाता है, दोनों नर्क जैसी जिंदगी भोगते हैं। तो उससे बचाना है तो अच्छा तरीका यह है कि लड़के लड़की को मौके दीजिए, उनको आपस में परिचय कराइए और उनको अपना साथी चुनने के लिए उनकी मदद कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। जो शिक्षा वाली बात है उसको आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आज देश में, दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों या और बहुत सारे लोग, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन जरूर सुना होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो लोग सफल हैं किसी भी क्षेत्र में, आप पिछली पीढ़ी से उनकी तुलना करके देखिए कि जिनके माँ बाप मजदूर हैं, आज भी अखबार में छपता है रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस या कोई मजदूर का बेटा बेटी बने आईपीएस। ये जो खबरें छपती हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? इसमें सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का। और शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा मतलब वो नहीं जो किताबों में लिखा है और आप रट करके परीक्षा में लिखाते हैं। शिक्षा मतलब उन किताबों को समझना भी, क्योंकि असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब किताबों की बातों को आप समझने लगते हैं। जैसे मैं महसूस करता हूँ, मेरे ठीक ठाक मार्क्स से बीए कर लिया गंगापुर सिटी से, लेकिन पढ़ाई का पहली बार मतलब समझ में आया जब जेएनयू में गया, जब देश के हजारों विद्यार्थियों में से सिर्फ 25 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए चुना गया और उन 25 में एक था जिसमें एसटी की सिर्फ 2 सीटें थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 सीटों में पहली रैंक मेरी है और मुझे यहाँ चुना गया है। लेकिन ये अच्छा लगना तो था, लेकिन जब पहली क्लास में गया देखा कि यहाँ के प्रोफेसर तो एक क्लास में 50-50 रेफरेंस दे रहे हैं और उन सबको अगली क्लास में पढ़ करके आना है। यानी पढ़ाई का मतलब कुछ और भी है, सिर्फ किताबों को रटना नहीं है। फिर जब पहले सेमेस्टर तक बड़ा हीनता बोध महसूस हुआ, लगने लगा कि ये उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, ये और दूसरे समुदायों के लोग, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उनकी तरह हिंदी भी नहीं बोल पाता, गांव की भाषा बोलता था, तो फिर मैं कैसे पास होऊंगा। और जब मैं गांव से गया तो मुझे बहुत डरा दिया गया कि वहां तो ऐसे ऐसे खतरनाक प्रोफेसर हैं जो पास ही नहीं हो पाओगे कभी। लेकिन जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि आधे से ज्यादा बच्चों से मेरे मार्क्स अच्छे थे सिर्फ पहले सेमेस्टर में। और जब यूजीसी नेट की परीक्षा दी, जो हमारे फील्ड में, जो टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे निर्णायक परीक्षा होती है यूजीसी नेट की परीक्षा। उसमें जो टॉप होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पहले ही अटेम्प्ट में, जब पहली बार मैंने वो परीक्षा दी, मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए दी थी कि मैं देख लूं कैसा पेपर आता है, अगली बार अच्छे से दूंगा। तो पहले ही अटेम्प्ट में क्लास में सबसे पहले मेरा जेआरएफ हुआ, सबसे पहले। हम चाहे तो इस बात पे जोरदार तालियां बजा सकते हैं सर की उपलब्धियों के ऊपर, तो हमारा भी उत्साहवर्धन कर रही है।
तो उस वक्त एक चीज सीखने को मिली कि मेहनत करके आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया नहीं। आजकल हम देखते हैं बच्चे को होमवर्क मिलता है तो बच्चे को कम मिलता है, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जिस दिन भी बच्चा होमवर्क करके नहीं ले जाए, मुझे भी स्कूल में बुला के मैडम बहुत डांटती है कि आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, क्लास में ठीक से नोट नहीं करता। हमारे जमाने में तो पढ़ाई का ही मतलब था कि बच्चे को पढ़ना है। अब ऐसा लग रहा है कि माँ बाप को पढ़ना है, माँ बाप को ही पढ़ाना है, बच्चे की पढ़ाई तो कोई रही नहीं। लेकिन जब आप बच्चे को सिखाएंगे कि पढ़ाई का मतलब क्या है, तो बच्चा वास्तव में खुद पढ़ने लगेगा, अपनी रुचियां बताने लगेगा। उन रुचियों का सम्मान करें और उसी पढ़ाई से आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसके एक के बाद एक हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं खुद अपने बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप ये बता सकें कि देखो, अनपढ़ माँ बाप का बेटा भी देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता है, जो अपनी क्लास में सबसे पहले JRF क्वालिफाई कर सकता है। और वो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकता है जिसके माँ बाप अनपढ़ थे। तो ये बात अपने बच्चों को बताएं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी सफलता बड़ी नहीं है, पूरा आसमान उन बच्चों के लिए खुला हुआ है। एक बात और कहना चाह रहा हूं शिक्षा के बारे में। जब आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अक्सर हर किसी का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। तो अक्सर हमारे जैसे बहुत सारे लोग हमारे इलाके में आजकल जो सोचते हैं कि टीचर बन जाए, खासतौर पर लड़कियों को टीचर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आसपास पोस्टिंग हो जाएगी, बहुत आसान जॉब है, कोई ऐसा जॉब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाओ, छोटा लक्ष्य मत बनाओ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि टीचर कोई छोटा जॉब है, लेकिन हमेशा दुनिया में जो सबसे बड़े जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी वाले, सबसे ज्यादा सम्मान वाले, या जिनके माध्यम से आप समाज की ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि उनको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ना ले पाए तो उनको कभी भी प्रताड़ित ना करें, उनको ये ना करें देखो तुम तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो छोटे लक्ष्य आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन एसएससी तो वो जब चाहे तब निकाल लेते हैं। वो आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, उनमें से बहुत सारे यूपीएससी के उस तरह के उतना लेवल के नहीं होते, लेकिन तैयारी करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि एसएससी में जो बहुत सारे जॉब हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। या और दूसरे जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के जो जॉब हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं। मैंने भी ऐसा करने की कोशिश की कि जब मेरा फेलोशिप मुझे मिलने, जब फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ उसी वक्त मिला एक क्लरिकल जॉब में भी सिलेक्शन हो गया। मैं क्लर्क में मेरा पहली रैंक आ गई, सिलेक्शन हो गया और उसी टाइम पे फेलोशिप मिल गई। तो उस ऑफिस में मैं गया, मैंने कहा कि क्या ये जॉब किसी और को मिल सकता है अगर मैं ना ज्वाइन करूं। तो उनको लगा कि शायद मेरा कोई दोस्त है उसको मैं जॉब देना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे और पढ़ना चाह रहा हूं। मैंने एमए कर लिया था, JRF हो गया सब कुछ, लेकिन मेरे मन में था बचपन से कि मैं PhD करूंगा। और PhD करने के लिए उसके बाद में और 5 साल चाहिए। गांव में जो दूसरे चाचा ताऊ थे उन्होंने कहा ये कैसे, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। हम तो ये मानते थे कि 15वीं तक की पढ़ाई होती है, BA को मतलब 12वीं + 3 15 की 15वीं तक की पढ़ाई कर ली, पूरी पढ़ाई हो गई। उसके बाद भी तुमने 2 साल और पढ़ लिया, अब 5 साल के कौन से चक्कर में फंस रहे हो। तो लेकिन मुझे लगा कि देखो जीवन तो एक ही है, यही जीवन है, इसमें जो कुछ करना है इसी में करना है, कोई दूसरा जन्म पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। तो अब मुझे PhD करना है तो इसी जन्म में करना है, तो उसके लिए तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की, एक रिस्क था। बहुत सारे लोगों ने कहा सरकारी नौकरी मिली है, पता चला आगे नौकरियां ही खत्म हो जाए, कभी नौकरी ना मिले तुम्हें। मैंने कहा यार देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो PhD करनी है। और मैंने PhD में एडमिशन ले लिया और उसी विश्वविद्यालय में मुझे इस बार जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला। अभी बहुत शानदार उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जनरल कैटेगरी में JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना। उसमें मैंने 5 साल तक रिसर्च किया और फिर मैंने भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय और फाइनली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया। और बीच में मुझे आप देखिए कि जो आरक्षण है वो एक सीमा तक आपका साथ देगा। एक बात और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस भी फील्ड में उसमें बहुत मेहनत और लगन से काम कीजिए।
क्योंकि हम रिजर्वेशन से पढ़ करके आते हैं या हमारी पहली जॉब रिजर्वेशन से होती है, तो हमेशा हमारी प्रतिभा पर, हमारी मेरिट पर लोग सवाल खड़े करते हैं। लोग कहते हैं देखो कोटे से आ गए, आपके सामने नहीं कहेंगे, आपके पीठ पीछे कहेंगे। और हमेशा अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग करप्ट हैं, लेकिन आप देखते होंगे हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई करप्शन के मामले में पकड़ा जाता है तो दैनिक भास्कर में या राजस्थान पत्रिका में बहुत मोटी मोटी हेडलाइन बनती है, उसका नाम छपता है, उसके गांव का नाम छपता है और कितनी बदनामी उसकी की जाती है। तो आपकी मेरिट पर, आपकी प्रतिभा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। इसलिए हमेशा बहुत मेहनत के साथ काम करें, बहुत ईमानदारी के साथ काम करें। ठीक है, इस आरक्षण की वजह से, सामाजिक न्याय की वजह से हमको पढ़ने में मदद मिली, हमको जॉब में मदद मिली, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पहचान या डिपार्टमेंट में आपका स्थान आपकी मेहनत से होगा। तो मुझे जो मदद मिली पढ़ने में या जॉब में, मैंने वो मेहनत करके मुकाम हासिल किया कि बाद में मैंने देश के बाहर अंकारा विश्वविद्यालय तुर्की में और तुरीन विश्वविद्यालय इटली में पढ़ाया और मुझे फिर से वहां पढ़ाने के लिए क्या बात है, क्या बात है। वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां तो अपनी प्रतिभा से चुने जाएंगे। तो बढ़ते बढ़ते काम करते करते बायोडाटा 35 पेज हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप सब लोगों का स्नेह है। और जहां पर मुझे तुरीन विश्वविद्यालय में बुलाया गया, इटली में बुलाया गया, तो वो सिर्फ मेरे एक लेक्चर की वजह से। मैंने पुर्तगाल लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं बोलने के लिए गया और वहां पर मेरा स्पीच सुन करके जो तुरीन यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आना चाहेंगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उस लेक्चर को सुन करके। अब जाहिर सी बात है, आप विदेश में कोई लेक्चर दे रहे हैं तो ना तो हिंदी माध्यम में होगा वो, और ना ही वहां पे कोई आरक्षण होगा, ना कोई आपका दोस्त मित्र होगा, रिश्तेदार होगा जो आपकी मदद कर देगा। वहां पर आपकी मेहनत ही काम आएगी, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन ही काम आएगी। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम करें तो निश्चित तौर पे आप, दुनिया में कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं हिंदी बैकग्राउंड का होकर के, मेरा तो विषय भी हिंदी है और माध्यम भी हिंदी रहा, लेकिन आज मुझे अंग्रेजी के चैनलों में बोलने के लिए बुलाया जाता है, मुझे उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। रिपब्लिक से फोन आया, आप सब लोग जानते होंगे, अर्नब गोस्वामी उसका मालिक है, उसका फोन आया वहां से कि आप हमारे शो में आना चाहेंगे। मैंने कहेंगे कि देखिए इंग्लिश में होता है, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। मैंने कोई बात नहीं, इंग्लिश में करेंगे, और इंग्लिश में जाना शुरू कर दिया। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जाहिर सी बात है, आप चाहे पढ़ाते हो या स्पीच देते हो, वो सब अंग्रेजी में होते हैं। और मैं तो चूंकि भाषा पढ़ाता हूँ, इसलिए भाषाओं के बारे में अच्छे से जानता हूँ। भाषाओं की तुलना करें तो अंग्रेजी हिंदी की तुलना में एक आसान भाषा है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। आपको एक विदेशी को समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि बस तो आती है और ट्रक आता है, क्यों, कैसे समझाओगे आप? बहुत मुश्किल है। ऐसे हिंदी की जो ये जेंडर की व्यवस्था है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हिंदी में बहुत सारी जटिलताएं हैं, लेकिन अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखाएं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए कि वो अपने गांव की भाषा कभी ना छोड़े। अपने बच्चों के साथ में हमेशा गांव की भाषा में बात करें, जिससे कि जब वो गांव जाएं, आपके बच्चे गांव जाते हैं तो अगर वो गांव की भाषा नहीं बोल पाएंगे तो आस पड़ोस के लोग, आपने देखा होगा, मजाक लेते होंगे, क्योंकि वो बहुत साफ सफाई पसंद होते हैं और गांव की भाषा बोलते नहीं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे दूसरे ग्रह से आए हैं। तो अपने बच्चों को, उनके बैकग्राउंड को कभी भूलने ना दे। उस बैकग्राउंड को, जो हमारी मजबूती है, उस बैकग्राउंड को हमेशा याद रखें। अपनी भाषा को हमेशा याद रखें। देखिए, भाषा याद रहेगी तो हमारे पुरख याद रहेंगे। हर भाषा के साथ में बहुत सारे पुरखों के अनुभव जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि मेरे माँ पिताजी गुजर गए तो मेरे साथ में उनके बहुत सारे अनुभव भी गुजर गए। अगर मेरे साथ में होते, उस भाषा में बात करके मैं बहुत सारे अनुभव, उनके जीवन के अनुभव पूछता। आज मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या क्या करता था। ये बात बताने के लिए कोई नहीं है। ऐसे हर भाषा में जो हमारे माँ बाप के अनुभव हैं, हमारे पुरखों के अनुभव हैं, ऐसे अनुभवों से मिलकर के हमारा पूरा एक ज्ञान संसार बनता है, एक नॉलेज
नॉलेज सिस्टम बनता है। हर भाषा का एक नॉलेज सिस्टम है। आपको लग रहा होगा हमारी भी कोई भाषा है कि हम तो एक बोली बोलते हैं, कोई माड़ की बोली बोलता है, कोई जगरौटी की बोली बोलता है, लेकिन आपकी वो भाषा है और उसमें बहुत सारे अनुभव हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी या अंग्रेजी में आप नहीं कह सकते। मैं ट्रांसलेशन करता हूं लेकिन उन बातों को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हमारी गांव की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी अंग्रेजी में कही नहीं जा सकती। वो बातें आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपको याद होगा खेती की बहुत सारी शब्दावली है, वो शब्दावली जैसे जैसे हम खेती छोड़ते जा रहे हैं वो शब्दावली भी गायब होती जा रही है। पहले जो हल चलता था, बैल होते थे, उसके साथ में कितने सारे औजार होते थे, उनकी एक पूरी शब्दावली थी। ट्रैक्टर ने आकर के उन सारी शब्दावलियों को गायब कर दिया। ऐसे बहुत सारी घर गृहस्थी की चीजें जो हम अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से जो सीखते थे वो अपने बच्चों को भी सिखाएं। खासतौर पर अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी गीतों के बारे में, अपनी कथाओं के बारे में, जिससे कि वो उनको कोई हीनता बोध महसूस ना हो। उनको पता चले कि उनका इतिहास कितना समृद्ध है। उनको दलितों के बारे में बताएं, उनको आदिवासियों के बारे में बताएं, अपने पुरखों के बारे में बताएं। पुरखों मतलब दादा दादी नाना नानी के बारे में तो बताना है ही है, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताएं, साथ में आप जयपाल सिंह के बारे में बताएं। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, आजकल सोशल मीडिया से कोई भी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं शेयर करूंगा, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग शेयर करेंगे, बात फैल जाएगी। तो इसी तरह से हमारे एक पुरखे हैं जयपाल सिंह। आज क्रिकेट का मैच आप सब लोग देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश में हॉकी है। हॉकी इस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है, बहुत महत्वपूर्ण खेल है। हॉकी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हॉकी में भारत को पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहली बार हॉकी में मिला। और किसकी वजह से मिला? वो एक आदिवासी की वजह से मिला, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। उस शख्स का नाम है जयपाल सिंह, पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। वो झारखंड में रांची के पास के रहने वाले थे और बचपन में उनको एक ईसाई मिशनरी अपने साथ में इंग्लैंड लेके चले गए, वहाँ स्कूल में पढ़ाया, बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया और हॉकी के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए कि इंग्लैंड में वो हॉकी के बारे में कॉलम लिखने लगे और हॉकी के विश्वविख्यात खिलाड़ी बन गए। तो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स होने वाले थे। उसमें भारत ने अपनी जो टीम भेजी वो इतनी हताश निराश टीम थी कि और उसको छोड़ने के लिए बंदरगाह पर सिर्फ 3 लोग पहुंचे। भारत की टीम जो ओलंपिक्स खेलने के लिए जा रही है उसको छोड़ने के लिए सिर्फ 3 लोग पहुंचे और इंग्लैंड में उसमें शामिल हो गए। एम्स्टर्डम के रास्ते में इंग्लैंड भी पड़ता है, वहां पे उसमें शामिल हो गए जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह इतने बड़े खिलाड़ी थे कि जयपाल सिंह को उस टीम की कप्तानी सौंप दी गई। आप क्रिकेट के कप्तानों को तो जानते हैं, लेकिन हॉकी के कप्तानों को नहीं जानते और उस कप्तान को नहीं जानते जिसने भारत को इतना बड़ा गौरव दिलाया। उन 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत की टीम ने 2 कारनामे किए। एक तो गोल्ड मेडल तो जीता ही, लेकिन वो टीम पूरी तरह से अजेय रही, यानी उस टीम ने किसी भी दूसरी टीम से कोई हार नहीं की। वो हमेशा हर मैच जीती, कोई मैच नहीं हारी और दूसरी किसी टीम से अपने ऊपर एक भी गोल भी नहीं होने दिया। जो हॉकी देखते हैं वो जानते हैं कि उसमें गोल के माध्यम से जीतते हैं। तो आपको एक चमत्कारिक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ाई करने के चक्कर में ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में आप गूगल करके देखिए, चैट जीपीटी पे देखिए और देखिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ। तो आप पाएंगे वास्तव में ऐसा हुआ कि भारत की टीम न केवल अजेय रही, यानी किसी से न केवल हारी नहीं, बल्कि अपने ऊपर एक भी गोल नहीं होने दिया। उसी टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद थे, जिनको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह, जिन्होंने भारत को ये गौरव दिलाया। ऐसे जयपाल सिंह जैसे बहुत सारे हमारे पुरखे हैं। उन पुरखों के बारे में आप आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि देखो झारखंड के गांव का एक बच्चा निकल करके और भारत की ओलंपिक टीम का कप्तान बना, जिसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ और जिसने भारत में वापस लौट करके अपने समाज के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया और जो भारत की संविधान सभा का सदस्य बना, वो जयपाल सिंह।
ये एक शख्स है, ऐसे हमारे बहुत सारे शख्स हैं। बिरसा मुंडा का नाम आप जानते होंगे, कप्तान छुट्टन लाल का आप जानते होंगे। आप कई लोग सवाल पूछते हैं कि मीणाओं को आरक्षण कैसे मिला, और एक बार तो रवीश कुमार ने भी अपने ब्लॉग पे लिख दिया, जब गुर्जरों का आंदोलन चल रहा था, आप जानते होंगे 2008 के आसपास गुर्जरों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमको भी एसटी में शामिल करिए, हम भी तो मीणाओं के जैसे हैं, तो हमको भी शामिल कीजिए, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए एसटी में, ओबीसी नहीं रहना हमको। तो उस दौरान रिपोर्टिंग के लिए आए रवीश कुमार, आप सब जानते होंगे, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, आप यूट्यूब पे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिख दिया किसी से सुनकर के कि मीणाओं को आरक्षण इसलिए मिला है कि भील और मीणा में कॉमा लग गया है। आप सोचिए कि इतने बड़े पत्रकार ने इतनी बड़ी गलती की। ये एकदम फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है, एकदम झूठ बात है। मीणाओं को आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि वो कोई कॉमा लग गया, बल्कि मीणा एक आदिम समुदाय है। 1871 से लेकर 1931 तक की सभी जनगणनाओं में मीणाओं को एक आदिम समूह के रूप में चिन्हित किया गया। और कर्नल टॉड ने जो राजपूताना का इतिहास लिखा, उसमें भी लिखा कि मीणा एक आदिम समूह है। आदिम समूह मतलब जो इस देश के सबसे पुराने निवासी है, यानी जो आदिवासी है, उस रूप में मीणाओं को हमेशा से चिन्हित किया गया। लेकिन कैसे भ्रम फैलाए जाते हैं, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं या इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को सही बात नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जागरूकता फैलाएं और अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे नाच गाना भी होता है, और कई जगहों पे सिर्फ नाच गाना ही होता है, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों में विचारों के लिए भी जगह हो और साथ में नाचने गाने के लिए भी जगह हो, क्योंकि नाचना गाना हमारी पहचान है, आदिवासियत की पहचान है। हर व्यक्ति को नाचना गाना चाहिए। निश्चित तौर पर उससे हमारी विशिष्ट संस्कृति संरक्षित होती है। हम अपनी संस्कृति को बचा पाते हैं, दूसरे को बता पाते हैं। आप सोचिए, आपके पास में ये भाषा, ये पोशाक, जो पीली लुगड़ी और ये सब अगर नहीं बचेगा, तो दूसरे लोग कहेंगे भाई तुम कहाँ से आदिवासी हो गए। तो इसलिए सब चीजों को बचाने की जरूरत है और नई पीढ़ी को हर बात बताने की जरूरत है। लेकिन साथ में नई पीढ़ी को हमको कौशल विकास करना है उसके अंदर। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप नई भाषा सीख सकते हैं, कोई कौशल सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमेशन करें, आपका बच्चा एनिमेशन करे, और गृहिणियों के लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि गृहिणियां जो स्कूल नहीं जा पाई या जिनको जल्दी में स्कूल छोड़ना पड़ा या जो जॉब नहीं कर रही हैं और खाली है पूरे दिन, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से बहुत कुछ सीख सकती है। भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है, बहुत सारे कौशल विकास के कोर्स वहां पर है, या कुछ पेड कोर्स है जहाँ थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, वहां पे अच्छी चीजें सिखाई जाती है। आप नई से नई चीज सीख सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, और जो गृहिणियां सीखेंगी वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगी। एक बच्चे को जितनी ज्यादा भाषाएं आए उतना अच्छा है, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आजकल भारत में देख रहा हूँ तृतीय भाषा के तौर पर, झांसी का मुझे पता नहीं है, राजस्थान में तो सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। तृतीय भाषा के तौर पर कुछ जगहों पे विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती है। विदेशी भाषाओं में बहुत सारे जॉब है। आपका बच्चा अगर बाहर पढ़ने जाना चाहता है, आपका बच्चा फ्रांस पढ़ने जाना चाहता है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि उसको फ्रेंच आनी चाहिए। आपका बच्चा इटली पढ़ने जाना चाहता है तो उसको इटालियन की अपेक्षा होगी। आपका बच्चा जर्मनी पढ़ने जाना चाहता है तो उससे जर्मन की अपेक्षा होगी। तो अपने बच्चों को अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं, अंग्रेजी के साथ एक और विदेशी भाषा कम से कम सिखानी चाहिए, जिससे चाहे वो साइंस पढ़े या ह्यूमैनिटीज पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन वो अगर एक और भाषा जान रहा होगा तो इस वैश्विक दुनिया में वो अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर पाएगा, और उसके अंदर एक कौशल विकसित होगा, तो वो सरकारी नौकरियों पे आश्रित नहीं रहेगा, और सरकारी नौकरियों पे आश्रित नहीं रहेगा तो उस निराशा में नहीं डूबेगा। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 10-10 साल तैयारी करके, दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, वहाँ पे लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, IAS IPS बनने के लिए आते हैं, लेकिन 10 साल में भी उनको सफलता नहीं मिलती, तो फाइनली गाँव वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो किसी तरह से सफल नहीं हो पाते, अगर उनके अंदर कौशल विकास होगा तो वो जो हीनता से ग्रसित हो जाते हैं, सपना लेकर गए थे IAS बनेंगे, लेकिन एक चपरासी भी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पे एक हीनता बोध आएगा कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत निराश हो जाएंगे, खेती के काबिल रहे नहीं, खेती कर नहीं सकते अब। तो उनके अंदर अगर कोई स्किल होगी तो निश्चित तौर पे वो जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो 10 साल की उनकी पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी।
इसलिए बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को उनके अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करें और समाज में जो बुराइयां आ गई हैं उनको हम सबको मिलकर के मिटाना है, चाहे वो दहेज की बुराई है या नशे की बुराई है। एक और आखिरी बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास भी हमारे अंदर आ गए। आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले हमारे पुरखे हमारी तुलना में कम अंधविश्वास में थे। एक तरफ हम पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ धार्मिक अंधविश्वासों की गिरफ्त में जा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? हमारे दादा को आप सोचिए कि दादा के जमाने में अगर उनको कोई जमीन का टुकड़ा लेना होता था तो क्या वो पंडित जी को बुला के पूजा करते थे? नहीं करते थे। क्या मुहूर्त निकलवाते थे? नहीं करते थे। जो उनके बच्चे का जन्म होता था, मेरे जन्म के बारे में बताऊं कि मेरी तो जन्म की तारीख ही नहीं पता। हमारे घर वालों को बोलते हैं सावन का महीना था, बाजरा बोने जा रहे थे, शायद दोस्त थी। अब इससे क्या अनुमान लगाओगे आप? कुछ अनुमान लगा लो। फिर आप कहेंगे डेट ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड हुई? भाई जन्मदिन कैसे मनाते हो? पहली बात तो मैं जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ, पर डेट ऑफ बर्थ ये कि पिताजी एडमिशन कराने गए, मार साहब ने पूछा अच्छा कितने साल का हो गया छोरा? 5 साल का हो गया। तो जिस दिन एडमिशन कराने गए वही जुलाई में बर्थडे भी बन गया। लो, ज्यादातर लोगों का जुलाई में ऐसी तरह से जन्मदिन है पहले के लोगों का। तो अब मेरे पिताजी को ना मेरी कोई जन्म पत्री बनवाने की जरूरत पड़ी, ना कोई कुंडली बनवाने की जरूरत पड़ी, और उनके बिना आज तक मेरा कोई काम भी नहीं रुका। यूरोप तक घूम के आ गया और दुनिया भर में पढ़ा के आ गया, हर जगह भाषण दे लेता हूँ, लेकिन कभी उन जन्म पत्री और जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप सोचते हैं कि हम पढ़ गए, हमको तो बनवानी चाहिए। अरे क्या जरूरत है ऐसे ढकोसले में पढ़ने की? उससे कुछ नहीं होता। उससे आपके बच्चे का भविष्य कुछ निर्धारित नहीं होता। आपके बच्चे का भविष्य एक वैज्ञानिक ढंग से आप बनाइए। आप जो बात बात पे मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और बहुत सारे ढकोसलों में फंसते जा रहे हैं, ऐसे धार्मिक अंधविश्वासों से बचिए। आप देखिए कि अगर आप कोई 80 बरस की महिला से 90 बरस की महिला जीवित है, उनसे पूछिए कि क्या आप करवा चौथ के बारे में जानती है वो दादी? तो वो कहेंगे हम तो नहीं जानते, ये आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या करती है बहुएं। तो ये कहाँ से ले आए आप करवा चौथ? इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, एकदम फर्जी है, बकवास है। इस तरह से कोई आयु बढ़ती है क्या? इससे कोई आयु नहीं बढ़ती, मैं गारंटी से लिखकर कह सकता हूँ। आप दुनिया में जहां पर सबसे ज्यादा आयु के लोग हैं, जहां पर औसत आयु 100 साल से अधिक है, हमारे यहाँ औसत आयु 70 बरस के आसपास है। भारत में पूरे भारत की महिलाएं करवा चौथ कर रही है, लेकिन 70 वर्ष से 72 नहीं कर पा रही, वो कुछ नहीं हो पा रहा उससे। और जिन देशों में 100 साल, ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पर, इटली में कई जगहों पर, दक्षिणी अमेरिका में कई जगहों पर 100 वर्ष के आसपास औसत आयु है, और वहां पे कोई करवा चौथ का नाम भी नहीं जानता। इस लकोसले में ना पड़े। आपस में एक दूसरे से अगर प्रेम प्रकट करना है, बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे से प्रेम प्रकट करिए, छुट्टी वाले दिन घूमने जाइए, साथ में वक्त बिताइए। जो मोबाइल पर लगे रहते हैं, व्हाट्सएप को और जो रील देखने का टाइम है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। पति पत्नी साथ में बैठ करके थोड़ी बात कीजिए, उससे आयु बढ़ेगी। उसके साथ में खड़े होइए। मान लीजिए वो अपने माँ बाप के साथ करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो माँ बाप के लिए थोड़ा करने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके सास ससुर है, वो भी माँ बाप समान है। या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ चाहते हैं, उसके लिए पति सहयोग करे, तो आपस में सहयोग से आयु बढ़ेगी। करवा चौथ का व्रत करने से बिल्कुल आयु नहीं बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धार्मिक अंधविश्वास हमने अपने जीवन में अपना लिए हैं। उन अंधविश्वासों को हमको छोड़ना चाहिए। अगर हम उन अंधविश्वासों को, मैं देखता हूं कि वो अंधविश्वास कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लड़की बड़ी हो रही है, शादी की उम्र हो गई है, अब उसको सिखाना शुरू कर दिया, बेटी ये करना है, इसका व्रत करना है, इसका त्योहार मनाना है, ये करना है। उससे भी पेट नहीं भरा, उसकी शादी हो गई, पति थोड़े वैज्ञानिक सोच का है, लेकिन फोन करके अच्छा आज तो ये त्योहार है, आज इसकी पूजा होगी, तुमने करी कि नहीं करी? अरे कर लेंगे वो अपने आप क्यों बता रही हो? आपके फोन करने से वहां पे लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो फोन मत करिए। उनको अपने आप डिसाइड करने दीजिए। वो पढ़े लिखे हैं, अपना भविष्य, और वो अपने अगर कहीं जॉब करते हैं, इतनी जगह से पढ़ाई किए, घर से बाहर रह रहे, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। उनको ऐसी कोई सीख देनी हो जिससे मेल जोल से रह सकते हैं, वो सीख दीजिए। लेकिन अंधविश्वासों का प्रचार प्रसार मत करिए बच्चों के अंदर, क्योंकि इससे हमारे समाज में हमारी मौलिकता नष्ट होती है और हम पिछड़ते हैं। हम किसी का अगर अनुसरण करेंगे, किसी की नकल करेंगे, तो हमेशा उससे पीछे रहेंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे।
तो जिनकी नकल करते हुए हम ये सब कुछ कर रहे हैं उन लोगों ने ये छोड़ दिया। आज देखें, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए या कोई भी व्रत त्योहार को देख लीजिए, दान की पेटी में आप सीसीटीवी कैमरा को देखिए उठा करके, मेहंदीपुर बालाजी का हो या कोई और जो आपके देवी देवता का हो, उसमें दान दक्षिणा करने वाले लोग कौन है, तिलक दंडो देने वाले लोग कौन है, व्रत करने वाले लोग कौन है, पूजा पाठ में दान जो चढ़ाने वाले लोग कौन है, वो सब SC ST OBC के लोग हैं। जिनके कहने पे आपने करना शुरू किया वो सब लोग छोड़ चुके। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई मंदिरों में, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी है, उसमें एक भी ऊंची जाति का नहीं है, सब SC ST OBC के लोग भरे पड़े हैं। आपको इस काम में लगा दिया, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं IIM में, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं विदेश में। आप अपने बच्चे से कह रहे हो कि यहाँ से दंडवत वहां तक करके चलोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। कैसे पास हो जाओगे भाई? तो इसलिए अपने बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा दीजिए, इन अंधविश्वासों से बचाइए। यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अंधविश्वास है और संस्कृति है उसमें बहुत मामूली फर्क है। उस फर्क को आप समझिए। जो हम अपने 3-4 पीढ़ी पहले जाकर के सोचे कि हमारे दादे, हमारे परदादा क्या करते थे, हमारी परदादी क्या करती थी, वो हमारी जिस भाषा को बोलती थी, जिन गीतों पे नृत्य करती थी, जो गीत गाती थी, वो सारी बातें हमारी संस्कृति है। जो हमने दूसरों से सीखा, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो सब कुछ अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास को छोड़िए और संस्कृति को अपनाए रखिए। संस्कृति बहुत जरूरी है, दोनों में फर्क करके चलिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और जो इस तरह के कार्यक्रम में हम फैसला लेते हैं, जैसे जिन बातों में आपने ताली बजाई या जो बात आपको अच्छी लगी या जो महापंचायतों में फैसले हो रहे हैं, उन बातों पर अमल करने की आवश्यकता है। ताली बजा के चले गए और कल से कर वही रहे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मैं दिल्ली से अपने बच्चों को छोड़ करके आ रहा हूँ, सुबह जाकर के क्लास लेनी है, बहुत सारे काम करने हैं, और मैं आपके बीच में आकर के 1 घंटे से बोल रहा हूँ। इसका क्या फायदा हुआ? अगर आपको कोई भी बात, अगर मेरी बात से असहमत है तो अभी भी यहाँ आकर के व्यक्त करिए अपनी असहमति, या मुझसे आप फेसबुक से, ईमेल से, व्हाट्सएप से फोन करके अपनी असहमति व्यक्त करिए कि मैं भी आपकी बात को सुनूंगा और खुद को सुधारूंगा अगर मेरे अंदर कोई गलती है। लेकिन अगर इतने लोगों ने मिलकर के इतना चंदा इकट्ठा करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया है महीने भर की तैयारी से, तो इस कार्यक्रम का मान तभी रहेगा जब यहाँ से कुछ बातें लेकर के जाएं। कम से कम दहेज अगर आपके परिवार में कोई भी ले दे रहा है, उसके साथ खड़े ना हो, उसके खिलाफ खड़े ना हो। और जिन बेटियों को शादी करने में दिक्कत आ रही है दहेज की वजह से, आप कहेंगे कि भाई ठीक है, हमने बेटा की शादी में नहीं लिया दहेज, लेकिन हमारी बेटी से तो कोई शादी करने को तैयार नहीं है, उनके लिए रास्ते तलाशिए। हम इतने बड़ा समाज है हमारा, उनको इस तरह से अकेले ना छोड़े, उनको भी अच्छे रिश्ते दिलाने में मदद करिए। और जब आप ये पहल शुरू करेंगे, अगर आप पहल शुरू करेंगे, आप अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी बेटी को भी अच्छा साथी मिलेगा, बिना दहेज का वर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस तरह से जो जो चीज हम छोटी छोटी चीज बदल सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता यही है कि छोटे छोटे बदलाव करें और आपस में इसी तरह से एकजुट होकर के रहें। और ये हमारे समाज की खूबी है। हमारे नेता चाहे लड़ते रहें, लेकिन हमारा समाज एक साथ बैठता है, एक साथ कार्यक्रम करता है, एक साथ नृत्य करता है, एक साथ गाने गाता है और एक साथ समाज के बारे में सोचता है। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं। आपने मुझे बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।